धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि तथा सभी सम्मानित अतिथिगण। महामना शिक्षण संस्थान के बालिका प्रकल्प के इस अनावरण से विश्व के एक अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय बालिका प्रकल्प के शिक्षण संस्थान की एक शुरुआत हुई है, जिसे आने वाली भावी पीढ़ियां गौरव से याद करेंगी। अब हम रंजीव तिवारी जी से अनुरोध करते हैं कि वे शिक्षकों का सम्मान एवं स्मारिका विमोचन के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कृपा करें। श्री रंजीव तिवारी जी। इस संस्थान से पढ़े हुए छात्रों ने यहाँ 11वीं 12वीं पढ़ते हुए अपने पहले ही प्रयास में जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षा जेईई मेंस और नीट में सफलता प्राप्त कर देश और प्रदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश लिया है और महामना शिक्षण संस्थान का गौरव बढ़ाया है, उन विद्यार्थियों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी और मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि इन विद्यार्थियों को सम्मानित कर इनका उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं बुलाना चाहूँ दिव्या त्रिवेदी जो एनआईटी श्रीनगर में आईटी ब्रांच में बीटेक कर रही हैं। नीतू यादव जो डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बीटेक कर रही हैं। अनुराग गौतम एनआईटी दिल्ली कंप्यूटर साइंस। अनुभव मिश्रा एचबीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। राम जीवन मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल। सूरज यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रिकल। विपिन कुमार एनआईटी जालंधर पंजाब मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सात्विक वाजपेयी आईआईटी लखनऊ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अजय कुमार एचबीटीयू कानपुर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। विशाल गुप्ता मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। प्रशांत यादव मदन मोहन मालवीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट गोरखपुर इलेक्ट्रिकल। विकास निषाद अभिषेक मिश्रा संदेश सिंह तीनों मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। और अभी इस वर्ष एक बच्चे ने नीट में 622 नंबर लाकर इन्होंने एमबीबीएस अयोध्या मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के में प्रवेश लिया है। ऐसे वीरेंद्र कुमार को आमंत्रित करना चाहूंगा। कृपया तालियों से हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। बहुत ही अद्भुत क्षण है इन सब बच्चों के जीवन का। कृपया तालियों से स्वागत करते रहिए। अब मैं महामना शिक्षण संस्थान के जिन 3 गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान है, जो दिन प्रतिदिन की दृष्टि से विशेष योगदान इस संस्थान को चलाने में करते हैं, उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। हमारे बीच इंजीनियर आदित्य कुमार जी हैं, जो आप 30 वर्षों का आपका कोचिंग फील्ड का अनुभव है। आप रूबिक्स रोस्टर कोचिंग के फाउंडर डायरेक्टर हैं और आप निःशुल्क पिछले कई वर्षों से हमारे संस्थान के बच्चों को निःशुल्क अपनी सेवाएं दे रहे हैं अपने पूरे संसाधनों के साथ। आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं आदरणीय कैलाश मिश्रा जी को बुलाऊंगा, जो एक बच्चों के बीच 24/7 एक अभिभावक के रूप में इनकी चिंता करते हैं। आदरणीय कैलाश मिश्रा जी, कृपया मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगा कि कृपया इनको सम्मानित करके कृपा करें। कृपया तालियों से कैलाश जी का उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। अब मैं बालिका प्रकल्प की अभिभाविका श्रीमती रंजना श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा मंच पे। ये बालिकाओं का पूरा
अभिभावक के रूप में उनकी पूरी चिंता करती हैं, उनकी व्यवस्था देखती हैं। कृपया मंच पर आने की कृपा करें। अब समय है प्रकल्प के प्रथम स्मारिका के विमोचन का। महामना के जीवन पर आधारित यह स्मारिका, इसमें देश के मूर्धन्य विद्वानों के लेख सम्मिलित हैं और इसका संकलन संपादन डॉक्टर सौरभ मालवीय जी ने किया है और प्रकाशन आदरणीय मथुरेश श्रीवास्तव जी ने किया है। मैं दोनों से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर अतिथियों से इसका विमोचन कराने की कृपा करें। कृपया तालियों से स्वागत करें। ऐसे ही अपने न्यास की एक अर्धवार्षिक पत्रिका है सेवा चेतना, उसके विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करूंगा आदरणीय विजय कर्ण जी को। कृपया मंच पर आकर उसका विमोचन कराने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार हमारे सभी अतिथिगण तथा अब समय है नेत्र कुंभ का परिचय देने के लिए श्री राजेश जी को आमंत्रित करने का। वे संक्षेप में कृपया नेत्र कुंभ का परिचय देने की कृपा करें। सम्मानित मंच एवं आए हुए अभ्यागत देवियों एवं सज्जनों, भावराव देवव्रत सेवा न्यास व 20 अन्य संस्थाओं ने मिलकर के 2019 में प्रयागराज की संगम तट के पर एक कुंभ का आयोजन, हम लोगों ने नेत्र कुंभ का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों को 50 दिन में हम लोगों ने 1,55,210 चश्मे वितरित किए थे निःशुल्क। और इसके लिए हमें देश भर से 400 डॉक्टर और 150 ऑप्टोमेट्रिस्ट प्रतिदिन आकर के हम लोगों की अपना समय दे करके, अपना धन दे करके हम लोगों की वहाँ पर व्यवस्था की थी। और इसी तरह ये विमर्श अस्थायी था, उसको लेकर के हम लोगों ने आगे चल करके यहाँ हम सबके प्रेरणा पुंज मान्यवर माधवराव देवड़े जी के नाम पर देवड़े नेत्र चिकित्सालय की स्थापना लखनऊ में हम लोगों ने की। 2020 से लेकर के पिछले 1.5 वर्षों में हम लोगों ने यहाँ 18,000 से अधिक ओपीडी के साथ 11,000 से अधिक निःशुल्क चश्मे वितरित किए हैं। और उसके साथ जो दुनिया के आधुनिक जांचों आंखों की जांच की व्यवस्था है उसको हम यहाँ न्यूनतम शुल्क पर करते हैं। अभी इस वर्ष हम लोगों ने 373 मोतियाबिंद के जो है ऑपरेशन करके, इसी सत्र में हम लोगों ने 300 से ज्यादा ऑपरेशन मोतियाबिंद के किए हैं। आगामी 2025 में हम लोगों ने ये योजना बनाई है कि संगम तट पर होने वाले महाकुंभ में हम लोग 5 लाख चश्मे वितरित करेंगे। इसके लिए अभी से हम लोगों ने काफी योजना और लोगों से संपर्क करके ये काम करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। आप सभी के सहयोग से, सुधीजनों के हर तरह के सहयोग से ये काम सफल होगा, सार्थक होगा। जय हिंद, जय भारत। आज के इस पावन पवित्र अवसर पर कुछ हृदय दानदाताओं ने कुछ दान की घोषणा की है, मैं आपको साझा करना चाहूंगा। बीएचयू से पढ़े वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर निखिल सिंह ने अपने मित्रों के साथ
11 लाख दान की घोषणा की है। बीएचयू से पढ़े हाई कोर्ट एडवोकेट श्री देवप्रकाश मिश्र ने मित्रों के साथ 11 लाख दान की घोषणा की है। आईटी बीएचयू से पढ़े इंजीनियर अरविंद ने 11 लाख, आईटी बीएचयू से पढ़े इंजीनियर मुकेश पांडे जी ने 25 लाख दान की घोषणा की है। आईटी बीएचयू से पढ़े रंजीव तिवारी ने अपने परिवार के साथ 11 लाख की। बीएचयू से डीएम किए डॉक्टर सुशील उपाध्याय जी ने अपने मित्रों के साथ 11 लाख दान की घोषणा की है। बीएचयू से एमबीबीएस एमडी किए डॉक्टर विक्रम सिंह ने 5 लाख का दान। बीएचयू से पढ़े हाईकोर्ट एडवोकेट श्री अनंत शुक्ला जी ने 11 लाख का दान। आईटी बीएचयू से पढ़े श्री पंकज सिंह ने 5 लाख का। हाईकोर्ट के स्थायी अवैध अधिवक्ता श्री निशांत शुक्ला जी ने 11 लाख का दान की घोषणा की है। श्री सतीश कुमार जी ने अपने मित्रों के साथ 11 लाख। आईएम लखनऊ के पूर्व छात्र और तकनीकी सलाहकार श्री अखिलेश शुक्ला जी ने 11 लाख। संरक्षक महामना शिक्षण संस्थान श्री प्रमोद तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11 लाख। केजीएमयू के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ट्रामा सेंटर डॉक्टर संदीप तिवारी जी ने सहयोगियों के साथ 11 लाख। केजीएमयू के डॉक्टर विनय गुप्ता जी ने 11 लाख। उद्यमी श्री देवेश राय जी ने 11 लाख। अपने न्यास के न्यासी श्री ओपी श्रीवास्तव जी ने 11 लाख। दवा व्यवसायी श्री सुरेंद्र मिश्रा जी द्वारा 5 लाख का दान। डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी जो आज की कार्यक्रम की अध्यक्षा है, अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर दत्तात्रेय अनंत कुलकर्णी जी की स्मृति में प्रकल्प में औषधालय निर्माण हेतु 18 लाख रुपए के दान की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त एक्सप्रेसवे और हाईवे बनाने वाली कंपनी पीएनसी के संस्थापक और आगरा के निवर्तमान मेयर श्री नवीन जैन जी ने 1,51,00,000 दान की घोषणा की है। देश विदेश में स्टील प्लांट सेटअप करने वाली कंपनी प्रीत इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर श्री प्रीत सिंह ने प्रकल्प को 51 लाख दान देने की घोषणा की है। साथ ही 11 बालिकाओं के वार्षिक व्यय की सहायता करने की भी घोषणा की है। रेलिगेयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन डॉक्टर रश्मि सालूजा जी ने इस बिल्डिंग में 1 फ्लोर के निर्माण के लिए लगभग 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। न्यास के उपाध्यक्ष श्री मनोज अग्रवाल जी ने 1 करोड़ रुपए के दान की घोषणा की है। जीएलए यूनिवर्सिटी के संस्थापक श्री नारायण दास अग्रवाल जी ने इस बिल्डिंग में 1 फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की दान की घोषणा की है। एरा मेडिकल ग्रुप के चेयरपर्सन श्री मोहसिन अली ने 1 फ्लोर के निर्माण के लिए 3.5 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञता। माननीय मुख्यमंत्री जी की व्यस्तता को देखते हुए कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए मैं अब आमंत्रित करना चाहूंगी आज के मुख्य वक्ता माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी द्वारा उद्बोधन के लिए। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी किसी भी परिचय के लिए मोहताज नहीं है। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाह के रूप में आप निरंतर अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए समाज की सेवा की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। मंच पर विराजमान हमारे परम श्रद्धेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे न्यास के अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी, माननीय शैला चंद्रा जी और इस न्यास के प्रकल्प के भूमि पूजन कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय बंधुओं बहनों, यह न्यास जिस महापुरुष की स्मृति में कार्य करता है उनका नाम है भाऊराव देवरस। 1937 में वे नागपुर से अपने संघ के कार्य के लिए उत्तर प्रदेश में आए, जैसा माननीय ओम प्रकाश जी ने बताया। लखनऊ विश्वविद्यालय में बीकॉम और एलएलबी ड्यूअल डिग्री एक साथ किए, स्वर्ण पदक पाए। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष भी हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वे कार्यक्रम में बुलाए लखनऊ विश्वविद्यालय में, और एक समय ऐसा आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हिंदुस्तान से बाहर जाना था छद्म वेश में। ये सारी व्यवस्था भाऊराव जी ने की और संघ के काम को स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने वाले मान्यवर भाऊराव, और उन्होंने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश में खड़ा किया। आज वे हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए सेवा के कैसे अच्छे कार्य हो सकते,
यह उनकी मन की इच्छा थी। और इसलिए जैसा कि हमारे न्यास के अध्यक्ष महोदय ने बताया है, ऐसे सेवा के कार्यों की अनेक श्रृंखलाएं धीरे धीरे करके प्रारंभ हुई है, वो वर्णन में नहीं करता। लेकिन आज जो विशेष प्रकल्प इसका भूमि पूजन हुआ है, उसका भाव यह है कि हमारे देश में वर्तमान में जो किसी भी कारण से और ऐसे बालक हैं जो मेधावी हैं, जिनको परमात्मा ने विशेष और बुद्धि शक्ति क्षमता दी है, लेकिन किसी कारण से अभी थोड़ा सा और असुविधा में है, उनकी असुविधा को दूर करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो, ऐसे लोगों के द्वारा यह प्रकल्प बनेगा। अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, लड़कों का 50 एक विद्यार्थी बच्चों का प्रकल्प चलता है, उसमें भी ऐसे ही बच्चे, मेधावी बच्चे जो हाई स्कूल में 90%, 93%, 94% मार्क्स पाते हैं, लेकिन घर में तो अभी थोड़ी असुविधा है। ऐसे बच्चों को चयन करके आज से 4 वर्ष पूर्व एक लड़कों का छात्रावास प्रारंभ किया था। अब इस बड़े भूमि परिसर में बालिकाओं का छात्रावास और बालिकाओं का ही इंटर कॉलेज खड़ा हो जाए, वो शुभ दिन आज आ गया। इस देश की एक सनातन परंपरा है जो हजारों वर्षों से चलती आ रही है। शिक्षा यहां पर निःशुल्क थी। इस देश में हजारों वर्षों तक शिक्षा में बच्चे को फीस देनी पड़ेगी, ऐसा कभी नहीं था। फीस देने का काम ये अंग्रेजों ने शुरू किया। बच्चे को फीस देना, तब शिक्षा के लिए विद्यालय में जाना, ऐसा अंग्रेज शुरू किया। हमारे तक्षशिला का विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी का विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, काशी के गुरुकुल, उज्जैन के गुरुकुल, पाठशालाएं और मदरसे भी निःशुल्क चलते थे। समाज की जिम्मेदारी रहती थी कि योग्य बच्चों को योग्यतम शिक्षा दी जाए, और वो शिक्षा 100% निःशुल्क होती थी। और केवल भारत के बच्चे नहीं, दुनिया भर के बच्चे भारत में आकर के पढ़ते थे। वो इंसान कई वर्ष रह करके पढ़ करके गए। ईस्ट सिंह चाइना से आए, अनेक वर्ष यहां रह करके पढ़ करके गए। 1-2 वस्त्र लेकर के विद्यार्थी आता था, 10, 12, 15 वर्ष तक छात्रावास में रहता था। उसका भोजन, उसका वस्त्र, बीमार हुआ तो औषधि, शिक्षा का सारा व्यय वो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, गुरुकुल, पाठशाला या मदरसा ये चलाते थे। अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा के सारे तंत्र को उद्ध्वस्त कर दिया। वो दुखद प्रसंग है। स्वतंत्रता के बाद हमको ऐसा लगता था ये शिक्षा सारे देश के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क ही होगी। महामना ने इतना बड़ा जो विश्वविद्यालय खड़ा किया, जनता से पैसा लेकर के आए, भिक्षावृत्ति प्रारंभ करी, 11,000 रुपए की वकालत 1910-11 में छोड़ दी। अपने जीवन का खर्चा, अपना भोजन भी भिक्षावृत्ति से उन्होंने चलाया 1911 से लेकर के 46 तक। और जो विद्यार्थी आ गया उसके लिए शिक्षा थी। जो छोटा मोटा शुल्क उस समय आवश्यकता उतना लेते थे, लेकिन जो विद्यार्थी शुल्क देने में असमर्थ होता था, जो विद्यार्थी भोजन का पैसा देने में असमर्थ होता था, उसका सारा व्यय महामना उठाते थे। महामना का संकल्प था, इस बच्चे को प्रवेश देने का काम हम करेंगे, ये अपनी योग्यता से प्रवेश ले ले, उसके बाद सारी शिक्षा विश्वविद्यालय में वो देने की जिम्मेदारी हमारी है। कहां कहां से भिक्षावृत्ति से वे पैसा लाते थे, छात्रावास बनाते थे, बड़े बड़े, और उन्होंने भवन खड़े कर दिए, 3 इंजीनियरिंग कॉलेज खड़े कर दिए, मेडिकल कॉलेज एलोपैथी का खड़ा किया, आयुर्वेद का मेडिकल कॉलेज खड़ा किया। सरकार से 1 पैसा भी मांगा नहीं। ये भारतीय शिक्षा का दर्शन है। समाज अपनी क्षमता से विद्यार्थियों को क्षमता प्राप्त करने में सहायता करे, ये समाज की जिम्मेदारी है। कोई भी मेधावी छात्र छात्रा इस देश में शिक्षा से वंचित न रह जाए, ये समाज की जिम्मेदारी है।
बालक को योग्य बनाना ये हमारी जिम्मेदारी है, और बाद में योग्य बनकर वो बालक समाज को 10 गुना और अधिक दे, ये उस बालक की जिम्मेदारी है। अभी इतने अच्छे अच्छे बालक आप लोगों ने देखे, एक कोई इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर में है, HBTI कानपुर में है, दिल्ली के NIT में है, ऐसे बड़े बड़े कॉलेजेस में विद्यार्थी चले गए। इनकी भी सारी चिंता करने का काम अभी न्यास करता है। ये जब तक अपने पैरों पर खड़े न हो जाए तब तक न्यास करेगा। लेकिन इन बंधुओं और बहनों से मेरी यह भी प्रार्थना है, अपने मन के संकल्प को आप लोग पक्का रखना। जिस दिन आप योग्य हो जाओ उस दिन आप अन्य बच्चों का हाथ थाम लेना। इस सबसे समाज के अंदर एक आत्मीय संबंध बना रहता है। दिखने में छोटा सा प्रकल्प दिखता है, एक 300 बालिकाएं यहां पढ़ेंगी, बाकी अन्य नगर की बालिकाएं आकर के अध्ययन के लिए यहां एक विद्यालय में आएंगी, एक बड़ा विद्यालय बन जाएगा, एक बालिकाओं के लिए छात्रावास बन जाएगा, सभी प्रकार की सुविधाएं इन बालिकाओं को मिले और इन बालिकाओं को कोई भी फीस न देनी पड़े, शुल्क न देना पड़े, ये योग्य हो जाए, समाज को वापस करेंगी। ये समाज अपने देश में इस आध्यात्मिक भाव के साथ खड़ा होता रहा हजारों वर्षों से, इसलिए इसका नाम था भारत। भा माने ज्ञान, ज्ञान में रत है, ज्ञान देने में रत है, ज्ञान के लिए पैसा नहीं मांगता था यह देश। वह देश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, अपने प्राचीन गौरव वैभव से और अधिक गौरवशाली भारत हम निर्माण करने में सफल हो सके। ऐसे सुंदर छोटे से प्रकल्प का, लेकिन महत्वपूर्ण गरिमामयी ऐसे प्रकल्प का भूमि पूजन आप लोगों ने आज देखा है, किया है। ऐसे प्रकल्पों में अपने पूर्ण सामर्थ्य के साथ आप लोग सहयोग करें, इस विनम्र प्रार्थना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी। अब हम बढ़ते हैं उस वातावरण निर्मिति को करने वाले हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उद्बोधन की तरफ, जिन्होंने यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के वातावरण की निर्मिति के लिए अपनी कृत संकल्प प्रतिबद्धता अपने अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से सदैव प्रदर्शित की है। हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से कि वे अपने उत्कृष्ट उद्बोधन के द्वारा हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। महामना शिक्षण संस्थान बालिका प्रकल्प के आज के इस भूमि पूजन कार्यक्रम के अवसर पर, जिनका सानिध्य और मार्गदर्शन अभी यहां पर प्राप्त हुआ है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सह सरकारवाह माननीय डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, न्यास के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश गोयल जी, कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर शैला चंद्रा कुलकर्णी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित भाइयों बहनों, आज माघी पूर्णिमा है। मध्यकाल में सामाजिक भेदभाव को दूर कर एक समरस समाज की स्थापना करने और कर्म साधना की प्रेरणा देने वाले महान संत सदगुरु रविदास जी की पावन जयंती भी है। इस अवसर पर मैं आप सभी को, प्रदेशवासियों को, सदगुरु संत रविदास जी की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और पूज्य संत के से चरणों में कोटि कोटि नमन भी करता हूं।
की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। स्वावलंबन की परंपरा के पीछे यहां का समाज रहा है। एक बात जो अक्सर हम सबको जानने और देखने को मिलती है, हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की बात सुनते हैं। ये वास्तविकता थी। गांव आत्मनिर्भर था, समाज अपने आप में आत्मनिर्भर था, शासन पर उसकी निर्भरता न्यूनतम थी। और जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। जब भी सरकार आगे होगी और समाज पीछे होगा, वह समाज कभी स्वावलंबी नहीं हो सकता है, वह परावलंबी होगा। हर चीज के लिए सरकार से उम्मीद करेगा और फिर वहां पर स्वावलंबन के लिए जिस प्रकार के भाव जागृत होने चाहिए, उसका सदैव अभाव दिखाई देगा। ये हमारे देश की एक विडंबना रही है कि ब्रिटिश कालखंड में या गुलामी के कालखंड में हमारे गौरव के उस बोध को पूरी तरह समाप्त करने के प्रयास हुए। यही कारण थे कि बड़े बड़े शिक्षण केंद्र तोड़े गए, बड़े बड़े आस्था के केंद्रों को नष्ट किया गया, जिससे भारतीय समाज इस पर गौरव की अनुभूति न कर सके। उसके स्वाभिमान को कुचला गया, दबाया गया और परिणाम हम सबके सामने है। वही बोध जिससे हम मुक्त नहीं हो पाए। ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय पर्व को पूरा देश एक साथ आयोजित करके उसके साथ जुड़ पाया। वह था आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष। आजादी के अमृत महोत्सव में हर भारतीय ने अपने घर में तिरंगा लगाने का काम किया था। हर घर तिरंगा उसके घर में इस बात को द्योतक था कि वह भारतीयता के साथ जुड़ना चाहता है, जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको नेतृत्व देने वालों की का भाव था। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक आह्वान हुआ, 140 करोड़ की आबादी तिरंगा लेकर के निकल पड़ी और अपने अपने घरों पे तिरंगा लगा करके उसने भारतीयता का एहसास कराया। ये भारतीयता का एहसास इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी देखने को मिली थी, जब आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी आबादी, स्वास्थ्य की सुविधाएं किसी भी यूरोपीय देश से या अमेरिका जैसे देशों से हमारे पास बहुत कम था, लेकिन टीम वर्क के रूप में कैसे कार्य होना है, पूरे देश ने जब मिलकर के कार्य किया तो दुनिया का सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण भी भारत ने दे दिया। समाज जब आगे बढ़कर के उसे लीड करता है, परिणाम भी सामने आने लगते हैं। सरकार के साथ समाज भी जब उस अनुशासन के साथ आगे बढ़ता है, तो परिणाम भी उसी रूप में हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, जहां पर समाज जब भी आगे बढ़ा है, परिणाम हम सबके सामने आए हैं। और आज ऐसे ही दो महापुरुषों से जुड़ा हुआ यह एक पवित्र संस्थान की भूमि पूजन के कार्यक्रम के साथ हम जुड़े हुए हैं, जिनमें दो महापुरुषों का नाम यहां पर जुड़ा हुआ है। एक है सरदेव भावरस देवरस जी का, जिनके बारे में यहां पर डॉक्टर साहब ने विस्तार से अपनी बातें यहां पर आप सबके सामने रखी कि कैसे डॉक्टर भावराव देवरस जी ने इसी लखनऊ में रह करके और प्रवेश लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना,
लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने के बाद छात्र संघ की राजनीति में सक्रिय होना, देश की आजादी के मूवमेंट में एक नागरिक होने के नाते, एक युवा होने के नाते क्या भूमिका होनी चाहिए, उन भूमिकाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना और छात्र संघ की गतिविधियों में भाग लेने के उपरांत जब अपने शिक्षण कार्य को पूरा करते हैं तो उसके उपरांत अपने आप को समाज के लिए समर्पित करके समाज के उन विभिन्न कार्यक्रमों के साथ जुड़ना जो राष्ट्र निर्माण के लिए आजादी के पूर्व जो एक रूपरेखा तैयार होनी चाहिए थी, उस कार्यक्रम के साथ जुड़े रहे। आज भी आप जाएंगे उत्तर भारत में तो मुझे लगता है कि हर एक जगह आपको सरदेव भाऊराव देवरस जी के नाम पर संस्थान उनकी स्मृतियों को और उनके उस विराट व्यक्तित्व के बारे में हम सबको अवगत कराता है कि कैसे समाज को जोड़ने के लिए अनेक सामाजिक सांस्कृतिक संस्थाओं, संगठनों और को उन्होंने नेतृत्व देकर के आगे बढ़ाने का कार्य किया और वो आज भी हमारा मार्गदर्शन करता है। उनकी स्मृतियां इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है, उनके उस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व के दर्शन इसके साथ होते हुए दिखाई देते हैं। और दूसरा नाम है भारत रत्न पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी का। मालवीय जी देश के प्रखर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। मालवीय जी देश की आजादी के इस पूरे आंदोलन में हर क्रांतिकारी के एक प्रखर अधिवक्ता के रूप में भी न्यायालय में जाकर के हर क्रांतिकारी की पैरवी भी करते थे। मालवीय जी एक समाज सुधारक भी थे। समाज को जोड़ने के लिए उनके द्वारा किए गए उस समय के प्रयास हम सबके सामने हैं। गंगा को, पवित्र गंगा को रोकने का प्रयास जब ब्रिटिश कालखंड में होता है, इसके खिलाफ कोई मुखर आवाज निकलती है तो वह गंगा महासभा के माध्यम से पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से निकलती है और उसका समाधान का रास्ता भी उन्होंने ब्रिटिशर के सामने उस कालखंड में दिया जो आज भी उसी रूप में बरकरार हुआ है। 100 वर्ष के बाद भी आप हरिद्वार में जाएंगे तो उसी रूप में आपको देखने को मिलेगा। मालवीय जी भारतीय परंपरा के अनुसार एक स्वतंत्र भारत में हमें कैसी व्यवस्था देनी चाहिए। जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजाद होता 1947 में, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाती है 1916 में। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं, जो डिग्री कोर्सेज हैं, आज हम लगातार कहते हैं शासन में रह करके विभिन्न विभागों को कि भाई छात्रों को आज के परिप्रेक्ष्य में जो न्यू एजेज कोर्सेज हैं उनको आप अपने आप पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाइए। बार बार कहना पड़ता है, आज साधन है, शासन के पास साधन की कमी नहीं होती। शासन के स्तर पर बेहतर प्रयास भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए और ऐसा भी नहीं कि हमारे पास टीम का भी अभाव हो। भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए अच्छे अधिकारियों की टीम भी रहती है, तब भी उन नए कोर्सेज के लिए तमाम मशक्कत करनी पड़ती है। याद करिए, आज से 100 वर्ष पूर्व महामना ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सभी कोर्सेज दिए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में भी देश को और समाज को एक नया नेतृत्व दे सकते हैं। सरकार के सहयोग से नहीं, अपने स्तर पर उस समय की क्या आवश्यकता थी, कैसे भारत के लोग दुनिया में नेतृत्व प्रदान करेंगे, कैसे नालंदा और तक्षशिला का एक मॉडल काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनेगा और उससे भी उत्कृष्ट कैसे हम कार्य करके दिखाएंगे, वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आज भी हम सबको देखने को मिलता है। यानी इन दो महापुरुषों के नाम से जुड़ी हुई एक संस्था आज यहां पर भूमि पूजन के साथ यहां पर आगे बढ़ रही है। माघी पूर्णिमा भी है,
संत रविदास जी का पावन जन्म जयंती का दिन भी है, सदैव भावराज देवरस जी का भी और महामना जी का भी नाम एक साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो स्वाभाविक रूप से चारों दिशाएं जब अनुकूल हों तो परिणाम अनुकूल आएंगे ही। वो परिणाम हम सबके सामने यहां देखने को मिले थे, जहां पर हम लोगों ने अभी मंच में उन छात्रों को सम्मानित किया है जो छात्र अब तक इस प्रकल्प को प्रारंभ करते समय बालकों के छात्रावास के माध्यम से जिन छात्रों ने नीट और IIT JEE इसमें सफलता प्राप्त की है, उनके हम यहां पर कभी कथा सुन रहे थे कैसे उन लोगों ने इसमें प्रयास किया, कैसे वे लोग आगे बढ़े। बालिकाएं जो भी इस प्रकल्प के साथ जुड़ी हैं, जो एक किराए के भवन में रह करके पारिवारिक आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद यह न्यास उन बालिकाओं के उत्तम पठन पाठन के लिए एक मंच दे रहा है, बिना भेदभाव के उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कर रही है और उत्कृष्ट शिक्षा उन्हें प्राप्त हो सके, किसी भी प्रकार की आर्थिक बंधन उनके मार्ग में बाधा न बने, यह कार्यक्रम भी यहां पे चलाया जा रहा है। और उनके लिए बनने वाला यह छात्रावास और इसके उपरांत बनने वाला जो शिक्षण केंद्र होगा वो अपने आप में एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए न्यास को हृदय से बधाई देता हूं, इसके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार ने एक ऐसी स्कीम प्रारंभ की है जो छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी मदद कर सकता है, उसे आगे बढ़ाने का कार्य कर सकता है। आपने देखा होगा कि बालिकाओं के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना चालू की है। एक कन्या सुमंगला योजना उत्तर प्रदेश के अंदर जब प्रधानमंत्री जी ने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि भ्रूण हत्या कुछ जनपदों में ज्यादा हो रही है, इसका समाधान का रास्ता निकालना चाहिए और इस समाज की समस्या थी, समाज की एक चुनौती थी, लेकिन सरकार उसके साथ कैसे जुड़ सकती है। हम लोगों ने एक व्यवस्था बनाई कन्या सुमंगला योजना की, जिसमें बालिका के जन्म लेने के साथ ही अगर बालिका का रजिस्ट्रेशन जैसे हुआ उस बालिका के नाम पे अकाउंट खुल जाएगा, उसके परिवार को और बालिका के नाम पर एक निश्चित धनराशि उसके अकाउंट में चली जाएगी। अक्सर होता है, अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं बालक और बालिकाओं के बीच में भेद होता है। बालक होंगे तो उसको सभी प्रकार के टीकाकरण लगे, टीकाकरण से आच्छादित किया जाता है, बालिका होती है तो नहीं किया जाता है। बालिका के साथ कोई भेदभाव न हो, इसलिए 1 वर्ष के अंदर उन सभी प्रकार की मिशन इंद्रधनुष के साथ जोड़ करके सभी प्रकार की टीकाकरण से बालिका को युक्त करने के और सर्टिफिकेट जैसे ही प्राप्त होगा, एक निश्चित राशि बालिका के नाम पर फिर उसके अकाउंट में चला जाएगा। बालिका पहली क्लास में एडमिशन लेगी तो रजिस्ट्रेशन के साथ ही एक निश्चित राशि उस बालिका के अकाउंट में चली जाएगी। बालिका 6ठी क्लास में जाएगी तो भी धनराशि जाएगी, 9वीं क्लास में जाएगी तो भी एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी। अपनी हायर सेकेंडरी पास करने के बाद वह कोई सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर डिग्री कोर्स करना चाहती है तो एक निश्चित राशि उसके अकाउंट में जाएगी और कुल मिलाकर के 15,000 का एक पैकेज हम उस बालिका को शासन के स्तर पर कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं, जिससे वो बालिका अपने पैरों में खड़ी हो सके और उसकी अपनी उन जरूरतों को पूरा कर सके। यद्यपि शिक्षा उस फ्री में हम लोग शासन से स्नातक स्तर की शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं। दूसरा, बालक और बालिकाओं के लिए याद करिए, कोरोना कालखंड में उत्तर प्रदेश के हमारे जो बच्चे थे, ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए, IIT JEE के लिए और नीट की तैयारी करने के लिए कोटा में बहुत सारे बच्चे थे। 15,000 से ज्यादा बच्चे वहां तैयारी कर रहे थे। अचानक लॉकडाउन लग गया, परिवारों में चिंता हुई। मैंने उस समय राजस्थान की सरकार से बातचीत की कि भाई आप इन बच्चों को सुरक्षित पहुंचाने में मदद कर दें, तो उन्होंने असमर्थता व्यक्त कर दी। तो
मैंने फिर यहां से अपने प्रशासन के माध्यम से 500 बसेज वहां भेजी थी। उन सभी बच्चों को हम सुरक्षित वापस उनके घरों तक पहुंचाने का कार्य भी किया था। और पहुंचाने का कार्य नहीं किया था, बल्कि हम लोगों ने इसके बाद कहा था कि भाई हम इन बच्चों के लिए व्यवस्था देंगे जिससे आने वाले समय में यहां के बच्चों को कहीं बाहर न जाना पड़े। हम लोगों ने वर्तमान में अब मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना प्रारंभ की है, जो उन बच्चों को फ्री में कोचिंग की सुविधा देती है, दोनों फिजिकली भी और वर्चुअली भी, जिसमें हमारे उस कंपटीशन से निकले हुए जो योग्य अभ्यर्थी हैं, जैसे आईएएस या आईपीएस की अखिल भारतीय परीक्षा की तैयारी कोई कर रहा है, तो जो हमारे वहां से पास आउट जो छात्र हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए, उनसे हम हर जनपद में क्लास लिवाते हैं। कम से कम 1 घंटा उन छात्रों के लिए उन जनपदों में देगा। या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़े हुए की तैयारी कोई छात्र कर रहा है, तो वे जो भी जनपद में तैनात हैं, वे जनपद में तैनात अधिकारी ही वे क्लास लेते हैं। और इसके अलावा जो इंजीनियर सिलेक्शन, जिन इंजीनियर्स का सिलेक्शन होता है या जिन चिकित्सकों का सिलेक्शन होता है, वे भी उस जनपद में जाकर क्लास ले रहे हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में 43 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से, वहां के माध्यम से जुड़े थे और उनका सिलेक्शन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हुआ था और सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम आगे चल रहा है। उसमें जो गरीब बच्चे उनको टैबलेट और स्मार्टफोन देने का कार्यक्रम भी हम उसके साथ करते हैं। उत्तर प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए आज बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। 2 करोड़ युवाओं को हम लोग वर्तमान में टैबलेट और स्मार्टफोन का वितरण कर रहे हैं। ये टैबलेट और स्मार्टफोन, इसमें केंद्र और राज्य शासन से जुड़े हुए वे सभी प्रकार के प्रोग्राम हैं जो एक छात्र को सक्षम बना सकता है। न केवल डिजिटली सक्षम बनाएगा, बल्कि उस छात्र को, जैसे एक बार मैंने एक तकनीकी संस्थान से, बहुत उत्कृष्ट तकनीकी संस्थान है उत्तर प्रदेश का, उसके 20 छात्रों ने, फाइनल ईयर के 20 छात्रों ने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की। मुझे भी अच्छा लगा कि 20 छात्र मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने कहा मैं उनसे भी पूछूंगा क्या वे कर रहे हैं। वे 20 छात्र मेरे पास आए थे। मैंने उन लोगों से पूछा, परिचय के बाद मैंने उन लोगों से पूछा, मैंने कहा भी आप लोग अब अपनी डिग्री प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे? तो 20 में से 2 ने कहा कि हमें पैकेज मिल गया है, हम बाहर जाएंगे। 4 छात्रों ने कहा कि हम सरकारी नौकरी करेंगे। 14 जो थे उनमें से 4 ने कहा कि साहब हम तो अपने पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन 10 छात्र थे, उन्होंने कहा साहब हम अपना स्टार्टअप प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। लेकिन ये 10 जो छात्र थे जो अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, वो कह रहे थे हमारे पास कोई पैसा नहीं है। मैंने कहा इसमें तो आपको भारत सरकार और राज्य शासन की द्वारा संचालित विभिन्न स्कीम की जानकारी है या नहीं है? तो वे चुप रहे। मैंने कहा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में सुना है? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप लोगों ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के बारे में सुना है? कहा नहीं। मैंने कहा प्रदेश की 1 जनपद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की जो हमारी योजना है और उसमें शासन के द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी है, इसकी जानकारी आपको है? उन्होंने कहा नहीं है। हमने कहा यही होता है, जब समाज पीछे होता है और सरकार आगे होती है तो योजनाओं की जानकारी केवल सचिवालय स्तर के अधिकारियों को ही होती है, बाकी समाज उससे वंचित रह जाता है। ये इसका एक दुष्परिणाम यहां पे देखने को मिला। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अगर इस सभी स्कीम की जानकारी आपको होती तो आपको स्टार्टअप अपने फाइनल ईयर में ही आप अपने स्टार्टअप की तैयारी कर सकते थे और शासन की योजना का लाभ आपको सीधे बैंकर्स आपके घर में आकर के दे सकता था, आपके छात्रावास में आकर के दे सकता था। हम सबको इसके लिए छात्र अपने संस्थानों को तैयार करना होगा। शासन की योजनाएं ये केवल वोट बैंक के लिए नहीं होती है, योजनाओं के पीछे समाज के स्वावलंबन का एक मंशा भी होती है, लेकिन ये उन लोगों तक पहुंचने में उसको बहुत कठिनाई होती है। इसके लिए शिक्षण संस्थानों को, इसके लिए समाज को भी जागरूक होना होगा हर एक चीज के लिए। आखिर स्टार्टअप उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कृषि के क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता?
एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा फील्ड है, सबसे अच्छी उर्वरा भूमि है, सबसे अच्छा जल संसाधन है, इसमें क्यों नहीं हो सकता है? लेकिन हमें समाज को तैयार करना होगा, अपने युवाओं को उसके लिए तैयार करना होगा। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का एमएसएमई यूपी का सबसे बड़ा बेस रखता है। यूपी के एक्सपोर्ट को शासन ने थोड़ा प्रोत्साहन दिया, वो फिर से चलने लग गया और आज उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को 1,60,000 करोड़ रुपए सालाना उसने एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश से करना शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश एक्सपोर्ट प्रदेश बन सकता है, एक कल्पना थी, आज वो हकीकत में आ चुका है। ये सभी कार्यक्रम अगर हम अपने युवाओं को इसके साथ जोड़ करके कार्य करना प्रारंभ करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं हो सकती, कोई समस्या आपके मार्ग में बाधा नहीं बन सकती है। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से प्रधानमंत्री स्किल मिशन का जो कार्यक्रम है उसका चौथा चरण प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे युवाओं को उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। अभी से स्किल मिशन के बारे में अगर भारत सरकार या राज्य सरकार कोई भी कार्यक्रम अपना घोषित कर रही है तो वह एक निश्चित प्रक्रिया के तहत हमारी संस्थाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनना ही चाहिए। अगर हम इसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएंगे तो अपने छात्रों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में कहीं कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वे डिग्री लेने के बाद उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि इतने ज्यादा कार्यक्रम आज के दिन पे चल रहे हैं। इस पे थोड़ा भी प्रयास हम प्रारंभ कर देंगे, उसके बेहतर परिणाम हम सबके सामने आएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज यहाँ पर महामना शिक्षण संस्थान जो भावराव देवरस न्यास के माध्यम से संचालित है, यहाँ पर बालिका प्रकल्प का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, यह उत्तर प्रदेश की बालिकाओं को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने और उसके माध्यम से समाज की नींव को और मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा। यहाँ पर जिन दानदाताओं ने आज यहाँ पे सहयोग किया है, मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ और मैं न्यास से और इस पूरे प्रकल्प से जुड़े हुए जो भी हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी कहूंगा कि सरकार आपके साथ में है। जहां पर भी कोई आवश्यकता पड़ेगी आप जरूर बताएगा, सरकार आपको हर प्रकार से इस प्रकार के पवित्र कार्यक्रम के साथ हर प्रकार से मदद करेगी। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से सदगुरु संत रविदास जी महाराज की 646वीं पावन जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए हम उनके मूल्यों और आदर्शों को अंगीकार करके इस समाज में समरसता का माहौल बनाने में सफल होंगे, इस विश्वास के साथ इस सब पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं। जय हिंद। युवाओं के उत्थान तथा लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के आपके स्तुत्य प्रयास